जोजो टीवी। सफेद बकरी। गांव में हर किसी के पास बकरी थी, लेकिन पूरी सफेद बकरी किसी के पास भी नहीं थी। एक दिन गांव में गोपाल नाम का एक लड़का अपनी चाची को मिलने के लिए आता है और उनके लिए एक बहुत खूबसूरत सफेद रंग की बकरी लेकर आता है। अरे चाची, कैसी हो? ये देखो, तुम्हारे लिए सफेद बकरी लेकर आया हूँ। मैंने देखा है तुम्हारे गांव में काली पीली भूरी बहुत सारी बकरियां हैं, मगर सफेद एक भी नहीं। कैसी लगी चाची बकरी? अरे इतनी खूबसूरत बकरी, वाह वाह, बहुत ही अच्छी है। तू तो मेरा लाल है रे। आजा आजा, खाना खा ले। अगले ही दिन गोपाल अपने घर लौट जाता है और उसकी चाची बहुत प्यार से उस बकरी को पालने लगती है। अरे बाप रे बाप, गोपाल की तो जितनी भी तारीफ करूं कम है। कितनी सुंदर बकरी है। अरे राधा, देख तो जरा, गांव का हर कोई हमारी बकरी को देखना चाहता है। हर घर से कोई ना कोई इसे देखने जरूर आ रहा है। अरे बाप रे बाप, इसे नजर ना लग जाए, इसे काला टीका लगा देती हूँ। राधा उसकी माँ बहुत खुश थे। सफेद बकरी भी नए घर में आकर बहुत खुश थी। नए नए लोग उसे मिलने के लिए आते और उसके लिए थोड़ा थोड़ा हरा चारा लेकर आते। उसे इस नए गांव में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन पड़ोस में रहने वाली चंपक चाची को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चंपक चाची को लगता था कि इतनी खूबसूरत बकरी तो उनके पास ही होनी चाहिए। तो रात के समय चंपक चाची ने 2 चोरों को पैसे देकर एक बात कही। देखो, मैं बात बताती हूँ तुम दोनों को क्या करना है। यहाँ जाओ, ये पास का घर है ना, यहाँ सफेद रंग की एक बकरी है, उस पर ये बाल्टी पानी की डाल देना। चोरों को चाची बताती है कि उस पानी के अंदर दवाई है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। उस बाल्टी के पानी में बहुत सारा नीला रंग था, जो उस बकरी पर लग जाता तो वो नीली हो जाती। यही सोचकर चंपक चाची उन्हें पैसे देती है और पानी की बाल्टी थमा देती है। दोनों चोर सफेद बकरी के पास पहुंचते हैं। आंगन के आसपास पहुंचते ही अचानक तेज तूफान आ जाता है और डरते हुए दोनों चोर जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो हवा के कारण अचानक दोनों में टकराव होता है और पानी की बाल्टी दोनों चोरों पर गिर जाती है, जिस कारण दोनों नीले हो जाते हैं। बाल्टी के गिरने की आवाज सुनकर राधा अपनी माँ के साथ बाहर आती है और नीले रंग में सने हुए 2 लोगों को देखकर हैरान रह जाती है। अरे अरे, तुम लोग मेरे आंगन में क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारा रंग नीला कैसे हो गया? राधा पूरी बात समझ जाती है और चंपक चाची को उनके आंगन की तरफ झांकते हुए देख लेती है। माँ, वो देखो चंपक चाची, लगता है इन सब की मिली भगत है। जरूर ये हमारी सफेद बकरी को नीला करना चाहते थे। चल मेरी प्यारी बकरी, अंदर चल, नहीं तो तेरे पैरों में ये नीला रंग लग जाएगा। राधा अपनी बकरी को लेकर अंदर चली जाती है। चंपक चाची और चोरों को तुरंत वहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ता है। मुर्गी का अंडा और बत्तख की कहानी। एक छोटे से तालाब के पास बहुत सुंदर सुंदर कुछ मुर्गियां रहा करती थीं। पानी के अंदर तालाब में बहुत सी बत्तखें खेला करती थीं। वहीं पर वो अपना जीवन बसर करती थीं। एक बत्तख माँ बनने वाली थी। वो अपना बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसने देखा कि उसी की तरह एक मुर्गी भी माँ बनने वाली है। बत्तख ने जाकर मुर्गी से बात की। सुनो बहन, क्या तुम भी माँ बनने वाली हो? कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हें देखकर लगा तुम भी मेरी तरह बहुत जल्द माँ बनने वाली हो, तो सोचा तुम्हारी खबर ले लूं। मुर्गी बत्तख की ये मीठी मीठी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। मुर्गी उसके पास आती है और कहती है, हाँ, मैं भी माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर रहना इतना अच्छा लगता है कि और कहीं जाने का जी ही नहीं करता। यहाँ हवा है, पेड़ है, पानी है, और आज तुमसे दोस्ती करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहन। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। जल्दी ही हमारे बच्चे हो जाएंगे। क्यों, क्या कहती हो? मुर्गी की बात सुनकर बत्तख कहती है, हाँ बहन, आजकल मौसम बहुत सुहावना है। हम दोनों अच्छे अच्छे विचारों की बातें करेंगे ताकि हमारे बच्चों पर उसका अच्छा असर हो।
अब धीरे धीरे हर रोज बातें करने के कारण बत्तख और मुर्गी के बीच में बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। एक दिन अचानक मौसम बहुत बिगड़ गया। तेज पानी का तूफान आया। इतनी तेज बाढ़ थी कि पूरा तालाब गंदे पानी से भर गया और बहुत ज्यादा पानी आने के कारण बत्तख खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। बत्तख मदद के लिए पुकारने लगी। बचाओ, बचाओ, कोई है। मुर्गी उसे देख लेती है और उसकी मदद करने के लिए भागती है। बहन, मैं आ रही हूँ तुम्हारी मदद के लिए। जैसे तैसे मुर्गी उसे एक डंडी देकर सहारा देती है और बत्तख किनारे तक आ जाती है। तेज पानी को देखकर मुर्गी और बत्तख हैरान रह जाते हैं। न जाने कितनी ही बत्तखें उस बाढ़ के पानी में बह गई थी। हाय राम, आज तुम ना होती तो मैं अपने बच्चों के साथ मर ही चुकी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सहेली। कैसी बातें करती हो? आओ थोड़ा आराम करते हैं। 1-2 दिन की बात है, बहुत जल्द पानी ठीक हो जाएगा और फिर तुम दोबारा अपने तालाब में रहने लगना। जैसा मुर्गी ने कहा था वैसा ही होता है। 2-4 दिन के बाद फिर से तालाब में पानी पहले जैसा हो जाता है। बत्तख अपने पानी में चली जाती है और कुछ ही दिनों में उसके बहुत सारे नन्हे नन्हे बच्चे हो जाते हैं जिन्हें वो तैरना सिखाती है। और उस तरफ मिट्टी के पास पेड़ के नीचे मुर्गी भी अपने अंडे दे देती है और हर रोज उनके ऊपर बैठकर बत्तख से बातें करने लगती है। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते और जंगल की प्रकृति का आनंद लेते। गोल्डन रैट हाउस। बहुत दिन पहले सुल्तानपुर नाम के एक शहर के लोग वहां पर चूहे ज्यादा होने के कारण बहुत परेशान थे। किसान का सारा फसल नाश कर रहे थे। चूहे नए नए फसल को जाकर कुछ ही दिन में खराब कर देते थे। कुछ किसान जाकर अपने सरपंच को शिकायत किया। तभी एक दिन चुलबुल पांडे करके एक चूहे पकड़ने वाला सुल्तानपुर में आता है। चूहा पकड़ता हूँ, चूहा पकड़ता हूँ, जितना भी बड़ा हो या जितना भी ज्यादा हो, चूहा पकड़ता हूँ। उसको सुनकर सरपंच गिरीश ने उसको बुलवाया और ऐसा बोला, अरे ओ चुलबुल पांडे, हमारे गांव में चूहे बहुत ज्यादा हो गए हैं। अगर तुम उन सबको पकड़ोगे तो मैं तुम्हें चूहे का 50 रुपए दूंगा। एक चूहे के लिए 50 रुपए? ठीक है साहब, मुझे बस 2 दिन दीजिए, मैं सब चूहों को पकड़ूंगा। ऐसा बोलकर सिर्फ 2 ही दिन में चुलबुल सारे चूहों को पकड़ता है, गिरीश के यहाँ लेके आता है। तभी सरपंच, अरे वाह चुलबुल पांडे, बहुत अच्छा काम किया रे, ये लो तुम्हारा 50,000 रुपए। अब तुम इन चूहों को कहीं दूर ले जाकर मार देना, ठीक है? गिरीश की बात सुनकर चुलबुल पांडे सोच में पड़ जाता है। अरे ओ चूहों, मैं आपको कैसे मार सकता? आप ही की वजह से मैंने 50,000 रुपए कमाया है। मैं आपको कहीं दूर ले जाकर वहां पर छोड़ देता हूं। आप किसी को तकलीफ किए बिना आराम से खाओ और जियो। ऐसा सोचकर चुलबुल ने सारे चूहों को गांव से दूर ले जाकर छोड़ देता है। ये उसी गांव का एक आदमी देख लेता है और आकर सरपंच गिरीश को बोल देता है। तभी सरपंच और गांव के लोग चुलबुल पांडे की घर आते हैं और उसको पकड़कर बहुत पीटते हैं। चुलबुल की बात को नहीं सुनते हैं, उसकी घर को भी तोड़ देते हैं। अभी चुलबुल के पास रहने के लिए भी कुछ नहीं था। तभी रोते हुए चुलबुल पांडे ने, हे भगवान, ये क्या किया तुमने? मैंने उन चूहों की जान बचाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। अब मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तभी चूहों का भगवान एक चूहे के रूप में प्रत्यक्ष होकर ऐसा बोलते हैं, उदास मत हो चुलबुल, मैं तुम्हें एक विशाल चूहे की आकार में सोने का घर देता हूँ, उसी में तुम रहो। उस चूहे की मुंह से तुम्हें जब चाहिए सोने के सिक्के मिलेंगे, उनसे तुम खुशी से रहना। और देखते ही देखते एक विशाल सोने का चूहा का घर आ जाता है। सभी गांव के लोग उसे देखकर
चौंक जाते हैं और चुलबुल उसके सामने जाते ही सोने के सिक्के उसके मुंह से निकलते हैं। उन सिक्कों को उसी गांव के लोगों में बांटकर अपना काम करते हुए खुशी खुशी से रहने लगता है। जंगल के पास में एक बहुत सुंदर बागीचा था जहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ थे। वहाँ पर एक पेड़ था जिस पर बहुत ही रसीले मीठे आम आया करते थे। उसी पेड़ के बगल में एक छोटा सा पेड़ था जिसके ऊपर एक काले रंग का कौवा रहा करता था। मगर उस पेड़ के ऊपर अभी बिल्कुल भी आम आने शुरू नहीं हुए थे। काला कौवा बहुत प्यारा था, सबको बहुत प्यार से, आदर से, सम्मान से बात करता था। क्या बात है? कहाँ जा रही हो लोमड़ी? कुछ नहीं, अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ध्यान रखना, बारिश का मौसम हो रहा है। ठीक है कालू भाई। कालू इसी तरह सबके साथ हंसी खुशी रहा करता था। एक दिन अचानक एक बड़ा सा कौवा उस बागीचे में आकर रहने लगा। ये बागीचा तो रसीले आमों से भरा पड़ा है। किसी को यहाँ पर खाना है तो मेरी इजाजत लेनी होगी। वो दुष्ट काला कौवा हर किसी को परेशान करने लगा। हर कोई वहाँ से गुजरते हुए 100 बार सोचता। एक दिन कालू के पास वो नया वाला बड़ा कौवा आकर कहता है, तू यहाँ कब से रह रहा है? चल निकल यहाँ से। आज के बाद ये बागीचा बस मेरा होगा, समझा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ बरसों से रह रहा हूँ और ये बागीचा किसी का नहीं, ये हम सबका है। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। बड़ा काला कौवा छोटे मासूम कौवे को घायल कर देता है और अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। यह सब रसीला आम का बड़ा पेड़ देख रहा था। रसीला पेड़ कालू को आवाज लगाकर कहता है, सुनो कालू, मेरे पास आओ। कालू हैरान रह जाता है। क्या ये पेड़ से आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ आ चुकी हैं। अब तो बरसों से यहाँ पर रह रहा हूँ ना। तुम मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करो। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरे आम खाना। मेरे आम खाओगे तो बहुत सारी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी और इस बड़े काले कौवे को मार गिराओगे। कालू कौवा यही करता है। अब वो दिन रात सारे रसीले बड़े बड़े आम खाने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर शक्ति बढ़ गई और एक दिन युद्ध के दौरान उसने बड़े कालू कौवे को मार गिराया और सारे जंगल और बागीचे को उस दुष्ट कौवे से निजात मिल गई। एक समय की बात है। एक जंगल में कुएं के पास बहुत सारी मछलियों का एक छोटा सा तालाब था। मछलियाँ बहुत सालों से उसी तालाब में रहा करती थीं। तालाब के आसपास घना जंगल था जहाँ बहुत सारे जीव जंतु मिलकर रहा करते थे। जंगल के अंदर एक रहने वाला चील जो बहुत ही खूंखार था, उसका नाम था आदि चील। आदि चील को हमेशा किसी कमजोर का शिकार करने में बहुत मजा आता था। वो अपना शिकार बड़ी ही चालाकी से करता था। बहुत दिनों बाद चील का एक दिन मछलियाँ खाने का दिल किया। चील ने सोचा, बहुत दिन हुए मैंने मछली नहीं खाई है, आज तो मैं मछली खा कर रहूंगा। जंगल की उड़ान भरने का कोई फायदा नहीं। जंगल के अंदर एक ही तालाब है जहाँ मछलियाँ हैं, लेकिन आज मैं इनका शिकार करूँ तो कैसे? ये तो पानी से बाहर ही नहीं आती। कोई ना कोई जुगाड़ तो लगानी होगी। चील बहुत सोचता है और सोच समझकर पास ही रहने वाले बंदर को अपना शिकार बनाता है। वो बंदर से कहता है, बंदर भाई कैसे हो? बंदर कहता है, मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आज आप मेरे घर कैसे आए? क्या कहूँ भाई, बहुत दिनों से मछली नहीं खाई है और मछली खाने का बहुत दिल कर रहा है। क्या इसी तरह कुछ और खाने का तुम्हारा जी नहीं करता? बंदर कहता है, हाँ, बहुत दिनों से केले नहीं खाए। तुम तो जानते हो जंगल में केलों के बिल्कुल पेड़ नहीं है।
पास के जंगल में है, मगर इतनी दूर मैं कैसे जाऊं? बहुत दूर हो जाता है, आते आते अंधेरा हो जाता है। अरे तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? बहुत आसान है। आज शाम को आते हुए मैं तुम्हारे लिए केले ले आऊंगा। लंबी उड़ान भरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या कहा? तुम मेरे लिए केले लाओगे? मेरे पूरे परिवार के लिए ला दोगे? तो बताओ क्या करना है मुझे? चील बंदर को उल्लू बनाते हुए कहता है। अरे बड़ा आसान है, तुम जरा तालाब के पास जाकर मछलियों को बातों पे लगाना और मैं उन्हें खा लूंगा। बहुत दिनों से मछली जो नहीं खाई। बंदर उसकी बात मानता है और मछली को अपनी बातों में लगाता है। मछली जैसे ही बाहर मुंह निकालती है, चील झट से आके उस पर झपट्टा मारने ही वाला था कि अचानक मछली की नजर चील पर पड़ती है और वो दोबारा पानी में चली जाती है। ये क्या? हाथ आया मुंह ना लगा, ये मछली तो बड़ी तेज है। मछली अपना मुंह बाहर निकाल कर कहती है, बंदर भाई, तुम्हें तो अपना दोस्त समझकर तुमसे 4 बातें करने आई थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम चील के साथ मेरे लिए जाल बिछा कर बैठे हो। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं रही। मछली पानी में दोबारा चली जाती है और बंदर को अपनी एक अच्छी दोस्त खोकर बहुत दुख होता है। चील को जब मछली नहीं मिलती तो वो बंदर के लिए केले भी लाकर नहीं देता और इस बात से बंदर को अपना सबक मिल जाता है। खाने की चीज के लिए किसी को धोखा देना बहुत बुरी बात है। ना तो केले मिले और ना ही दोस्ती रही। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। चांदनगर में चंदू नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। चंदू अपने सभी साथियों को अच्छे खिलौनों के साथ खेलता देखकर उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन उसके गरीब होने के कारण कोई भी चंदू के साथ नहीं खेलना चाहता था। चांदनगर में रामू नाम का एक लड़का भी रहता था। एक दिन रामू को खेलता देख चंदू ने रामू से कहा, रामू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम दूर से ही से देखो, मेरी मोटरसाइकिल को छूना भी मत, मैं इसे तुम्हें खुद चला कर दिखाता हूँ। ऐसा कहते ही रामू उसकी मोटरसाइकिल को बड़ी तेजी से चलाते हुए चंदू को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर सभी बच्चे चंदू पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। चंदू गिर गया, चंदू गिर गया। रामू की हरकत देखकर चंदू को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने जिद ठान ली कि वो भी एक मोटरसाइकिल बनाएगा, और वो भी बांस की। घर जाकर चंदू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे बांस चाहिए, मैं एक बांस की मोटरसाइकिल बनाऊंगा। अरे क्या बात कर रहा है बेटा, बांस की भी कोई मोटरसाइकिल बनती है क्या? पगला गया है क्या? लेकिन चंदू ने अपने माँ बाप की बिल्कुल ना सुनी। उसने तो बांस की मोटरसाइकिल बनाने की जिद ठान ली थी। चंदू की जिद के आगे उसके माँ बाप की कुछ ना चली। चंदू के पिता ने उसे बांस लाकर दे दिए और साथ में एक पुरानी कार का इंजन और गियर बॉक्स भी। चंदू बहुत ही होशियार था। चंदू ने 2-3 दिन की मेहनत के बाद एक बांस की मोटरसाइकिल बना ली और उसमें पुराना कार का इंजन और गियर बॉक्स फिट कर दिया। और जब वो अपनी बांस की मोटरसाइकिल लेकर गांव के मैदान में खेलने आया, गांव के सभी लोग और बच्चे चंदू की बांस की मोटरसाइकिल देखकर हैरान हो गए। लेकिन चंदू की बांस की मोटरसाइकिल देखकर रामू ने चंदू से कहा, चंदू, तुम्हारी मोटरसाइकिल देखने में तो बहुत अच्छी है, क्या ये चलती भी है? हाँ रामू, ये चलती है। इसमें कार का इंजन लगा है और कार का गियर बॉक्स भी लगा है। देखो, मैं तुम्हें चलाकर दिखाता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो हो जाए रेस। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हो जाए। चंदू की ये बात सुनकर सभी बच्चों ने चंदू को समझाया कि उसकी बांस की मोटरसाइकिल रामू की मोटरसाइकिल का मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन चंदू नहीं माना, क्योंकि उसे अपनी बनाई हुई चीज पर बहुत विश्वास था। उसे मालूम था कि उसकी मोटरसाइकिल का फ्रेम ही बांस का है, लेकिन उसमें इंजन और गियर बॉक्स तो कार का लगा है और उसके बांस के बने पहिए चंदू की मोटरसाइकिल के रबड़ के पहियों से मजबूत हैं। और दोनों शर्त अनुसार पहाड़ी की ढलान पर रेस लगाने के लिए तैयार हो गए। रामू की मोटरसाइकिल रेस शुरू होते ही पहले तो बड़ी तेजी से ढलान पर आगे निकल गई, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद एक तीखी चट्टान के कारण उसका रबड़ का पहिया पंचर हो गया और रामू मोटरसाइकिल से ढलान के साथ वाले सूखे कीचड़ में गिर गया। रामू को कीचड़ में लथपथ देख सभी बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। देखो, रामू की मोटरसाइकिल गिर गई। और इधर चंदू अपनी बांस की मोटरसाइकिल के साथ रामू से काफी आगे निकल गया और रेस जीत गया।
रेस जीतने के बाद सभी बच्चों ने तालियों के साथ चंदू का स्वागत किया। मल्लमपुर नाम के राज्य में चरण करके एक किसान रहता था। चरण अपने पत्नी लीला और बेटी माला के साथ रहता था। चरण और माला अपने खेतों में खूब मेहनत करते थे, इसलिए उसका फसल भी अच्छी आती थी। उसी गांव का सरपंच को 10 एकड़ जमीन भी थी, लेकिन उसका फसल चरण के फसल से भी कम आता था। एक दिन जब सरपंच घर आया तो उसका पत्नी ऐसी बोली, ये क्या है जी? उस चरण का जमीन तो हमसे बहुत कम है, लेकिन फसल तो हमारे से भी बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ भगवान, इस चरण के बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए। एक दिन जब चरण की बेटी माला स्कूल से घर वापस आ रही थी, बहुत जोर सी बारिश होने लगी। तुरंत वह जाकर एक पेड़ के नीचे रुक जाती है। वहां पर एक घायल सुनहरा कबूतर को देखती है। क्योंकि माला को जानवर और पक्षियों से बहुत प्यार थी, उस सुनहरे कबूतर को बारिश रुकने के बाद घर लेके आती है। माँ, ये देखो माँ, मैं क्या लेकर आई। अरे माला, ये तो घायल दिख रहा है, इसीलिए मैं इस कबूतर को लेके आई। माँ, जल्दी कुछ करो ना। तुरंत लीला उस घायल कबूतर को दवा लगाकर बैंडेज भी लगा देती है। थोड़े ही दिन में वह कबूतर उड़ने लगती है। कुछ दिन के बाद चरण के फसल का काटने का वक्त आता है। अरे लीला, हमको कल जाकर हमारा फसल काटना है। हमको जल्दी वहां पर जाना है और काम शुरू करना है। ठीक है जी। पापा, मैं भी वहां पर आऊंगी, प्लीज। ऐसा वह तीनों मिलकर उस सुनहरे कबूतर के साथ वहां पर जाते हैं और खूब मेहनत करके सारा फसल एक जगह जमा करते हैं। लीला, हम कल बैलगाड़ी ले जाकर सारा फसल लेके बाजार चलेंगे और सभी मिलकर शाम होते ही वहां से निकल जाते हैं। ये सरपंच देख लेता है और रात ही रात को सरपंच जाकर चरण का सारा फसल चुरा लेता है और अपने घर में छुपा लेता है। जब सुबह आकर चरण देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। खाली खेत को देखकर चरण, लीला और माला भी रोने लगते हैं। माला को रोते हुए देख एक आवाज आता है। माला देखती है तो वह कुछ और नहीं बल्कि वह आवाज सुनहरी कबूतर की थी। अरे, तुम बोल सकती हो क्या? हाँ माला, चरण और लीला, आप घबराइए मत। मुझे मालूम है कि आपका फसल किसने चुराया है। आपकी तरक्की देखकर वह सरपंच ही चुरा लिया है। मैं आपका फसल इधर लेके आती हूँ, आप रोना मत। ऐसा बोलकर कुछ मंत्र पढ़ती है और तुरंत चरण की सारा फसल उसके खेत में जैसे था वैसे ही आ जाती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वह कबूतर माला से पूछता है, माला, मैं एक माया सुनहरी कबूतर हूँ। तुमने मुझे अपने घर लेके आया और मेरी इलाज किया। बोलो, तुमको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए जादुई कबूतर, तुम बस मेरे पास ही रहो। लालची बिल्ली। काकू सुनार के घर में यूं तो बहुत सारे जानवर थे। एक तोता था, एक बिल्ली थी, एक कुत्ता था और एक गधा भी था। 2-3 बकरियां भी काकू सुनार ने रखी हुई थी, मगर सबसे प्यारी उसे अपनी बिल्ली थी। वो सुबह शाम बिल्ली को दूध पिलाता था। बिल्ली दूध पी पी कर बहुत मोटी तगड़ी हो चुकी थी, मगर उसका स्वभाव बहुत लालची था। अपना खाना पीना करने के बाद भी वो बाकी जानवरों की थाली में हमेशा देखती और कुछ न कुछ खाने की हमेशा कोशिश करती। एक दिन उसे तोते ने कहा, अरे अरे बस करो, मेरी सारी मिर्चें तुम ही खा जाओगी क्या? कितना दूध पीती हो, दिल नहीं भरता तुम्हारा? तुम्हें कोई पूछता तक नहीं तोते। लाला जी सिर्फ मुझे चाहते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो नौकर देते हैं। बिल्ली को इस बात का बहुत घमंड था कि लाला उसे बहुत प्यार करता है। एक दिन उसने बकरी का खाना चुराकर खाना शुरू कर दिया। अगले दिन उसने तोते का खाना चुराया। उसका वजन अब 2 गुना बढ़ चुका था। लाला बहुत परेशान था। एक दिन लाला ने डॉक्टर को बुलाया और पूछा, डॉक्टर साहब,
मेरी बिल्ली का वजन बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? तभी लाला जी की पत्नी घर के अंदर से आती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है ये बिल्ली सबका खाना खा जाती है। कभी यहाँ खड़ी मिलती है तो कभी वहाँ। इन्होंने तो इसे सर पर चढ़ा रखा है। ये बहुत लालची है। आप जरा इसकी जांच तो कीजिए। डॉक्टर जांच करते हैं और बिल्ली के ज्यादा खुराक लेने के कारण वो मोटी हो रही है, ये बात वो लाला जी को बताते हैं। तो क्या इन सभी बकरियों का खाना ये खा जाती है? ये तो बहुत गलत बात है। तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें तो मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ, दूध भी पिलाता हूँ। ये गलत किया तुमने। बिल्ली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी लाला जी की पत्नी उससे कहती है, सुन रही, तू इतनी खूबसूरत है इसीलिए हमारे घर में है, मगर तेरा व्यवहार बहुत ही कपटी है। अपने लालच को छोड़ और सबके साथ मिलकर रहे। जैसा भूख लगे वैसा खा, नहीं तो बीमार भी पड़ेगी और जान से हाथ धोना पड़ेगा। समझ गई? बिल्ली अपनी गलती समझ चुकी थी। अब वो चुपचाप जाकर लाला जी के पैरों के पास बैठ जाती है और कहती है, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी लाला जी, मैं वादा करती हूँ। लाला जी खड़े हो जाते हैं और सभी पशु पक्षियों को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और कहते हैं, मैं सबसे बराबर का प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्ली ही मुझे पसंद है। तुम सब मुझे बहुत प्यारे हो। ऐसा कहकर लाला और उसकी पत्नी घर के अंदर चले जाते हैं और बिल्ली सबसे माफी मांगती है और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगती है। जंगल के बंदर बहुत उधम मचाने वाले थे। उन्हें हर किसी के घर में बना हुआ खाना चुराकर खाना बहुत ही अच्छा लगता था। उसी गांव में 4 गायें बहने रहा करती थीं, जिनका दूध बहुत ही स्वादिष्ट था। गैया अपने दूध से बहुत सारी नई नई तरह की मिठाइयाँ बनाती, लड्डू बनाती और अपने आस पड़ोस के लोगों को बांट देती। लेकिन उससे पहले वो जब भी मिठाई बनाती, हमेशा बंदरों को जरूर खिलाती, क्योंकि बंदरों को मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आदत से मजबूर होने के कारण जंगल के बंदर इस बार गाय की बनी हुई मिठाइयों की बहुत ज्यादा खुशबू आ जाने के कारण अपने आप को रोक नहीं सके और एक योजना बनाने लगे। अरे देखो देखो, गैया बहनों ने आज बहुत बढ़िया गाय की बर्फी बनाई है। चलो चलो, आक्रमण का समय हो गया। आज तो ये पूरी थाली हम सारे के सारे चट कर जाएंगे। बोलो क्या कहते हो? बंदर का मित्र बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, हर बार गैया हमें बची खुची मिठाई खिलाती है। सारी बढ़िया बढ़िया मिठाई अपने पड़ोसियों को खिला देती है। ये भी कोई बात हुई? चलो चलो जल्दी आक्रमण करो, इससे पहले कि ये मिठाई अपने पड़ोसियों को बांट दे। अरे मेरे पेट में तो अभी से चूहे दौड़ रहे हैं। चलो चलो। बंदर अपने दोस्तों को लेकर गाय की बनी हुई बर्फी के ऊपर बुरी तरह से टूट पड़े और बुरी तरह उन्होंने स्वादिष्ट बनी हुई मिठाई का एक एक दाना तक खा लिया और इधर उधर थाली के साथ साथ गंदगी मचा दी। जैसे ही गैया अपने घर से बाहर आई, यह सब देखकर वो चिल्ला पड़ी, हाय राम, मैंने इतनी मेहनत से मिठाई बनाई थी, तुम लोगों ने ये क्या किया? हर बार जब भी मिठाई बनती है तुम्हें खिलाती तो हूँ, तो फिर चोरी करने की क्या जरूरत थी? आज मेरी बहन का जन्मदिन है, उसी के लिए बनाई थी। गैया को रोता हुआ देखकर बंदरों को बहुत बुरा लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गैया के साथ बहुत बुरा किया है। उन्होंने गैया से माफी मांगी। माफ कर दो बहन, तुम्हारी मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट होती हैं, इनकी खुशबू से हम खुद को रोक नहीं सके। हमें माफ कर दो। बताओ, हम कुछ और कर सकते हैं क्या तुम्हारे लिए? बताओ ना। गैया रोते हुए कहती है, नहीं, अब मुझे दोबारा से मिठाई बनानी होगी। चलो आओ मेरी मदद करो। हाँ हाँ क्यों नहीं। सभी बंदर गैया की मदद करते हैं और ढेर सारी और बर्फियां बनाते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल चखते नहीं।
और फिर धूमधाम से गौया अपनी बहन का जन्मदिन मनाती है। लो 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 भैया, तुम भी खाओ बंदर भाई। नहीं नहीं, पहले ही इतना खा चुके हैं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ही जन्मदिन मना लो। और ये बात सुनकर वहाँ पर बैठे हुए सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं।